पोर्च में बेला की कार खड़ी थी। इग्निशन में चाबी लगी हुई थी। मैंने पिछली सीट का दरवाजा खोलकर सूटकेस अंदर डाल दिया और रत्ना को इशारा करता हुआ तेजी से गेट की तरफ चलने लगा। जब मैंने गेट खोला तो रत्ना कार स्टार्ट करके उस तरफ ले आई थी। कार जैसे ही बाहर निकली मैंने गेट बंद कर दिया और दौड़कर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। रत्ना ने कार गली में बाईं तरफ मोड़ ली। सामने वाली रॉ के तीसरे बंगले के गेट के जेली दरवाजे में एक औरत और एक मर्द खड़े हमारी तरफ देख रहे थे। कार जैसे ही करीब पहुंची वो दोनों तेजी से दरवाजे के अंदर हो गए। मेरा ख्याल था कि उन लोगों ने बेला के बंगले से फायरिंग और चीखों की आवाजें सुनी थीं और हो सकता है उन्होंने पुलिस को फोन भी किया हो और अब पुलिस का इंतजार कर रहे हों। ये सारा रिहायशी इलाका था। ऊंची नीची सड़क के दाएं बाएं बंगले थे। रत्ना कार को मुख्तलिफ गलियों में घुमाती रही। जाहिर है ये इलाका पहले हमारा देखा हुआ नहीं था और मुझे अंदेशा था कि हम इन गलियों में ही घूमते हुए धर न लिए जाएं। मैंने रत्ना से कहा, रास्ता याद है ना? ऐसा ना हो कि हम इन गलियों में ही भटकते रहें और किसी और जगह। रत्ना ने कहा, इत्मीनान रखो, मुझे सारे रास्ते याद हैं। उस तरफ एक छोटा सा शॉपिंग सेंटर है। मार्केट के करीब से होते हुए हम संसार चंद रोड पर निकल जाएंगे। एक और गली में मुड़ने के बाद हम शॉपिंग सेंटर की तरफ निकल आए। बेशतर दुकानें बंद हो चुकी थीं। अलबत्ता 2-3 रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की दुकानें खुली हुई थीं। शॉपिंग सेंटर के सामने एक छोटा सा चौराहा था। हमारी कार चौराहे पर पहुंची थी कि सामने से पुलिस की एक जीप आती हुई दिखाई दी। रफ्तार खासी तेज थी। उस जीप पर ड्राइवर के अलावा 3 और पुलिस वाले राइफल संभाले बैठे हुए थे। मैंने मुड़कर जीप की तरफ देखते हुए कहा, अब जल्दी से इस इलाके से निकल चलो रत्ना। उन्हें बेला के बंगले पर पहुंचने में 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। बेला के हाथ पैर खुलते ही जहन्नम की सारी बलाएं भी खुल जाएंगी। वो बोली, फिक्र मत करो, वो लोग हमारी गर्द को भी नहीं पहुंच सकेंगे। उसका लहजा बेहद पुरसुकून था। उसने कार एक और कुशादा गली में मोड़ ली और फिर हम होटल मानसिंह के करीब से होते हुए संसार चंद रोड पर निकल आए। ये बारौनक इलाका था। सड़क पर ट्रैफिक भी था। रत्ना कुछ दूर तक कार को संसार चंद रोड पर ही दौड़ाती रही और फिर सिविल लाइन के इलाके तक पहुंचने में हमें दुश्वारी पेश न आई। जैकब रोड पर जे महल पैलेस ताज होटल से तकरीबन 100 गज दूर एक सड़क के मोड़ पर रत्ना ने कार रोक ली। रत्ना ने कहा, तुम सूटकेस लेकर यहाँ उतर जाओ, मैं इस कार को जे महल पैलेस की पार्किंग प्लॉट पर छोड़ आती हूँ। मैंने कहा, क्या वहाँ कार छोड़ना खतरनाक नहीं होगा? क्योंकि जल्द ही उस गाड़ी का पता चल जाएगा और फिर इस इलाके में हमारी तलाश शुरू हो जाएगी। रत्ना ने कहा, ऐसा नहीं होगा। वो लोग यही समझेंगे कि हम लोग कार यहाँ छोड़कर किसी और कार या टैक्सी पर चले गए होंगे। बेला तुम्हें इतना बेवकूफ तो नहीं समझती कि तुम ये कार अपने घर के आसपास छोड़ दो। मैंने कहा, गोया तुम एक नफ्सियाती हरबा इस्तेमाल कर रही हो। रत्ना बोली, हाँ, इसे नफ्सियाती हरबा ही समझ लो, लेकिन देर मत करो। सूटकेस लेकर उस तरफ खड़े हो जाओ, मुझे वापस आने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। मैं दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। पिछली सीट से सूटकेस भी उठा लाया। कार हरकत में आ गई। होटल की तरफ खासी रौनक थी। कई बुलंदोबाला इमारतों पर नियॉन साइन जगमगा रहे थे, लेकिन मैं जिस सड़क के मोड़ पर खड़ा था उससे आगे रिहायशी इलाका था और उस तरफ ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी कम थी। मैंने इधर उधर देखा। जिस जगह मैं खड़ा था उस मोड़ पर एक बहुत बड़ा बंगला था। दीवार 4-5 फुट से ज्यादा ऊंची नहीं थी। बंगले के अंदर दीवार के साथ साथ दरख्तों की बहुतात थी। कई दरख्तों की शाखें बाहर फुटपाथ पर झुकी हुई थी। मैं सूटकेस उठाकर चंद गज आगे दीवार के करीब दरख्तों की झुकी हुई शाखों के नीचे खड़ा हो गया। रत्ना की कार होटल के सामने पहुंच चुकी थी और फिर वो गेट में दाखिल होकर निगाहों से ओझल हो गई। पार्किंग प्लॉट वहां से नजर नहीं आ रहा था। अब मेरे जहन में एक और खदशा सर उभार रहा था। बेला की कार बहुत कीमती और चमचमाती हुई थी, जबकि रत्ना का हुलिया मजमूई तौर पर ऐसा नहीं था कि उसे कार का मालिक समझा जा सकता। वो शलवार कमीज पहने हुए थी और सर पर चुनरी थी। ये लिबास भी इतना कीमती नहीं था। इस किस्म के लिबास में आने वालों को ऐसे होटलों में घुसने ही नहीं दिया जाता, लेकिन रत्ना को होटल में तो दाखिल नहीं होना था। उसे तो कार पार्किंग में छोड़नी थी और बस। 15 मिनट गुजर गए। रत्ना को इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। मेरी परेशानी बढ़ने लगी। इस दौरान मेरे करीब से कई गाड़ियां गुजर गईं। एक टैक्सी हल्की रफ्तार से मेरे करीब से गुजरी, चंद गज आगे जाकर रुक गई। टैक्सी की पिछली सीट पर एक औरत बैठी हुई थी, मगर अंधेरे में उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। ड्राइवर ने अंदर की बत्ती जला दी। बोला, कहाँ जाना है भैया? टैक्सी का इंतजार है तो आ जाओ, मैं छोड़ दूंगा। मैंने कहा, नहीं भाया, मुझे नहीं जाना। टैक्सी ड्राइवर उतर कर मेरे करीब आ गया। उसने पहले जमीन पर रखे हुए सूटकेस को देखा, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, मुसाफिर लगते हो, कोई ठिकाना नहीं है तो हमारे साथ चलो, सर छुपाने को जगह भी मिल जाएगी और वो भी। उसने टैक्सी में बैठी हुई औरत की तरफ इशारा किया। 1 नंबर माल है, ज्यादा नहीं लेंगे, बस जो जी में आए दे देना। मैंने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। टैक्सी ड्राइवर ढिठाई से बोला, शर्माते हो, परदेसी हो, बदमाशों या पुलिस वालों के हाथ लग गए तो लुट जाओगे, हमारे साथ चलो, रात भर ऐश करोगे। मैंने कहा, मुझे नहीं जाना। मैंने जेब से पिस्तौल निकाल लिया।
ड्राइवर मेरे हाथ में पिस्तौल देख कर चौंक गया। वो पीछे हटते हुए बोला, ठीक है भाया ठीक है, जबरदस्ती तो नहीं है ना, मैं तो तुम्हारे भले को कह रहा था, ये लौंडिया तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, तुम नहीं जाना चाहते तो ठीक है। वो टैक्सी में बैठ गया और टैक्सी एक जोरदार झटके से आगे बढ़ गई। मैं होटल की तरफ देखने लगा। रत्ना का कोई नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। यहाँ खड़े रहना मेरे लिए खतरनाक हो सकता था। मुझे यकीन था कि बेला ने हाथ पैर खुलते ही सबसे पहले पुलिस हेडक्वार्टर को हमारे बारे में इत्तला दी होगी और रेडियो पर शहर भर में पुलिस की पेट्रोलिंग कारों को हमारे बारे में खबरदार कर दिया होगा और हमारी तलाश शुरू हो चुकी होगी। मैं यहाँ अंधेरे में खड़ा वैसे ही मशकूक लग रहा था। अगर इस तरफ से गुजरती हुई पुलिस की गाड़ी ने देख लिया तो शामत आ जाएगी। मैंने इधर उधर देखा। बंगले की दीवार 4 फुट से ज्यादा ऊंची नहीं थी। मैंने सूटकेस उठाकर दीवार पर रखा और खुद भी दीवार पर चढ़कर आहिस्तगी से उसकी दूसरी तरफ कूद गया। उस तरफ आगे बहुत वसी लॉन था और उसके दूसरी तरफ बंगले की इमारत थी जिसके बरामदे में बल्ब जल रहा था। मध्यम सी रोशनी अगरचे यहाँ तक भी पहुंच रही थी, मगर गुंजान पौधों की वजह से मैं रोशनी की जद में आने से महफूज था। मैं दीवार के ऊपर से दूसरी तरफ झांकता रहा। रत्ना अभी तक होटल से बाहर नहीं आई थी। मुझे अंदेशा था कि वो किसी मुसीबत में न फंस गई हो। 5 मिनट और गुजर गए। अब मुझे रत्ना के बारे में वाकई तशवीश होने लगी। एक मर्तबा तो मेरे जहन में आया कि सूटकेस वहीं पौधों में छोड़ दूं और खुद जाकर मालूम करूं। मैं भी कोई फैसला नहीं कर पाया था कि दूर से रत्ना को आते देखकर इत्मीनान का सांस लिया। मैं वहीं खड़ा रहा। इत्तेफाक से उसी वक्त 3-4 गाड़ियां आगे पीछे उस तरफ घूम गई, इसलिए मैंने दीवार से बाहर आना मुनासिब नहीं समझा। गाड़ियों के आगे निकलते ही रत्ना उस जगह पहुंच गई और इधर उधर देखने लगी। उस वक्त एक और तेज रफ्तार कार वहां से गुजरी। उसके हेडलैम्प की रोशनी में रत्ना का चेहरा नुमायां तौर पर नजर आ रहा था। मैंने सरगोशी में कहा, रत्ना मैं यहाँ। रत्ना आवाज की तरफ घूम गई मगर फिर भी मुझे न देख सकी। मैंने सूटकेस उठाकर दीवार पर रख दिया और खुद भी ऊपर चढ़कर फुटपाथ की तरफ कूद गया। धप की आवाज सुनकर रत्ना उछल पड़ी। बोली, मैं तो डर गई थी, तुम कहाँ गायब हो गए थे, उधर क्यों छुपे हुए थे? मैंने उसे टैक्सी ड्राइवर का किस्सा सुनाया। फिर कहा, मुझे यहाँ न पाकर क्यों डर गई थी? ये तो नहीं सोच लिया कि मैं सारा माल लेकर भाग गया हूँ? वो बोली, ऐसे गंदे ख्यालात मेरे जहन में नहीं आ सकते। मुझे तुम पर उतना एतमाद है जितना अपने आप पर। बहरहाल अब यहाँ से चलो। होटल के पार्किंग में जरा सी गड़बड़ हो गई थी, ऐसा ना हो कि लोग मेरी तलाश शुरू कर दें। मैंने कहा, मैं तो पूछना ही भूल गया था, तुम वहाँ सिर्फ गाड़ी खड़ी करने गई थी, इतनी देर कैसे हो गई? वो बोली, मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी एक और गाड़ी से टकरा गई थी, उसका हेडलैम्प टूट गया था। पार्किंग के निगरान लड़के को मैंने पटा ही लिया था, मगर उसी वक्त गाड़ी का मालिक भी पहुंच गया। वो तो शायद मेरी माजरत कबूल करके दरगुजर कर देता, मगर उसकी बीवी बड़ी हर्राफा निकली। वो किसी तरह जान छोड़ने को तैयार नहीं थी। 5,000 रुपए तलब कर रही थी। इस पर बात बढ़ती रही। कुछ और लोग भी जमा हो गए। आखिर में ये कहकर मैं वहां से निकली कि अपनी मालिका को बुलाकर लाती हूँ। वो शायद यही समझ रहे होंगे कि मैं कार छोड़कर भाग नहीं जाऊंगी। मैंने कहा था कि अपनी मालिका को फोन करके आती हूँ। जाहिर है मैं वापस तो नहीं जाऊंगी और हो सकता है वो हमारी तलाश शुरू कर दे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलो। मैंने मजीद कोई सवाल किए बगैर सूटकेस उठा लिया और तेजी से एक तरफ चल पड़े। सूटकेस खासा वजनी था। मैं उसे कभी एक हाथ में मुंतकिल करता, कभी दूसरे में। पार्किंग की तरफ जाने के लिए हमें होटल जे पैलेस की बगली गली से गुजरना पड़ता, लेकिन रत्ना ने वहां की जो सूरत हाल बताई थी उसके पेश नजर उस तरफ जाना खतरनाक था। इसलिए हम एक और सड़क पर घूम गए और बंगलों के दरमियान गलियों में घूमते हुए पार्क की पिछली तरफ निकल आए। रत्ना ने कहा, इतने पुरहंगाम मरहलों से गुजरने के बाद अब मुझे एक बात का ख्याल आ रहा है। मैंने पूछा, वो क्या? वो बोली, बेला कि हाँ, हमने ये चेक नहीं किया कि ये सूटकेस वही है या कोई और है, और ये कि जिस दौलत के लिए हमने अपनी जान खतरे में डाली है वो इसमें है भी या नहीं। मैंने कहा, ये ख्याल तो मुझे भी नहीं आया। सूटकेस तो वही है और वजनी भी है। मेरा ख्याल है वो सब कुछ इसी में मौजूद होगा जो तुमने रखा था। रत्ना बोली, इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मैंने कहा, यह सूटकेस बेला ने खुफिया जगह पर छुपा कर रखा हुआ था। अगर इसमें वो सब कुछ न होता तो इसे इतनी हिफाजत से न रखती। खैर, अब तो हम ये कर ही चुके हैं। इसमें दौलत की बजाय पत्थर भी होंगे तो हमारी किस्मत। रत्ना ने कहा, अगर पत्थर हुए तो उन्हीं पत्थरों से बेला का सर फोड़ दूंगी। मैंने भी तय कर लिया है कि यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगी, अपनी दौलत लेकर ही जाऊंगी। मैंने कहा, दौलत के चक्कर में खा जान ही चली जाए। बोली, मुझे उसकी परवाह नहीं। मैंने उस वक्त खामोशी ही बेहतर समझी। हम पार्क के गिर्द चक्कर काटते हुए एक तरफ निकल आए, जहाँ यशोधर के क्वार्टर के पिछली तरफ आहनी जंगले की सलाखें मुड़ी हुई थी। उस वक्त रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी और सड़क पर सन्नाटा था। उसके दूसरी तरफ बंगलों की गलियों में भी सन्नाटा तारी था। हम जंगले में से गुजरकर क्वार्टर के अकबी सहन से होते हुए अंदर आ गए। मेरा ख्याल था कि शशावरी और यशोधर सो चुके होंगे, लेकिन उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर जलने वाले लैंप की मध्यम सी रोशनी बाहर आ रही थी। हमारे कदमों की चाप सुनकर यशोधर फौरन ही बाहर आ गया। कौन है भाया? मैंने कहा, हम हैं यशोधर। मेरी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी।
हम कमरे में आ गए। शशावरी चारपाई पर लेटी हुई थी। वो हमें देखकर अंदर आ गई। शशावरी ने कहा, तुम लोग कहाँ रह गए थे? हम तो परेशान हो गए थे। यशोधर काका तो समझ रहा था कि तुम लोग रास्ता भटक गए हो। मैंने सूटकेस जमीन पर रखते हुए कहा, रास्ता तो नहीं भटके थे, आगरा का रहने वाला एक दोस्त मिल गया था, उसके साथ कुछ देर हो गई। फिर मैंने कहा, यशोधर काका पहले पानी और फिर चाय को दिल चाह रहा है। शशावरी बोली, यशोधर काका तुम्हें पानी पिला देगा, चाय मैं बनाती हूँ। यशोधर ने बरामदे में रखे हुए मटके में से ग्लास भर कर मेरे हाथ में दे दिया। मैं उस वक्त वाकई शदीद प्यास महसूस कर रहा था। एक ही सांस में ग्लास खाली कर दिया। रत्ना को भी प्यास लग रही थी, उसने खुद ही उठकर पानी पी लिया। यहाँ सोने का बंदोबस्त हम लोगों ने कुछ यूं कर रखा था कि शशावरी और यशोधर काका तो उस कमरे में अपनी अपनी चारपाइयों पर सोते थे। दूसरे कमरे में पहले तो एक छिलंगा सी चारपाई थी। फिर मैंने यशोधर काका से बाजार से बान की एक और चारपाई मंगवा कर उस कमरे में डलवा ली थी। वो कमरा किचन का काम भी देता था और मैं और रत्ना वहीं सोते थे। उस वक्त शशावरी चाय बनाने के लिए उसी कमरे में थी। मैंने कहा, यशोधर काका तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना होता है, तुम सो जाओ, हम अपने कमरे में जाते हैं। यशोधर को वाकई नींद आ रही थी। वो सुबह 6 बजे से पहले उठकर पार्क जाया करता था। रात को भी जल्दी सोता था। आज हमारी वजह से वो अभी तक जाग रहा था। यशोधर कुछ कहे बगैर अपनी चारपाई पर लेट गया। मैंने रत्ना को इशारा किया और खुद भी सूटकेस उठाकर दूसरे कमरे में आ गया और सूटकेस एक चारपाई पर रख दिया। शशावरी उस वक्त खौलते हुए पानी में चाय डाल रही थी। मैंने कहा, यशोधर काका को नींद आ रही है, इसलिए हम यहाँ आ गए। शशावरी ने कहा, हाँ वो जल्दी सो जाता है, आज तुम लोगों की वजह से जाग रहा था। 10 मिनट में चाय तैयार हो गई। उसने हमें चाय दी और खुद भी एक मग लेकर रत्ना के साथ चारपाई पर बैठ गई। बेला का पता हमने शशावरी के जरिए ही लगाया था। उसे हमने असल बात तो नहीं बताई थी, सिर्फ ये बताया था कि हमने कन्याकुमारी को बदमाशों से बचाने की कोशिश की थी, जिस पर ये लोग भी हमारे दुश्मन हो गए थे। उनके हाथों कन्याकुमारी के मारे जाने के बाद हम उसकी मौत का बदला लेना चाहते थे। कन्याकुमारी के नाम से ही उसने हमें अपने पास पनाह दी थी और बेला के बारे में मालूमात हासिल करने पर तैयार हो गई थी। शशावरी ने अभी तक सूटकेस के बारे में कुछ नहीं पूछा और न ही ये दरियाफ्त किया कि हमारा कौन सा जानने वाला मिल गया था। लेकिन सुबह जब अखबार में बेला के बंगले पर हंगामे और उसकी मुलाजिमा के कत्ल की खबर छपेगी तो उसमें हमारी असलियत के बारे में भी बहुत कुछ लिखा होगा। ऐसी सूरत में जाहिर है शशावरी हम पर शुबा करेगी। हम कई रोज से यहाँ रह रहे थे। इस दौरान शशावरी की बातों से मैं अंदाजा लगा चुका था कि वो बुरी तरह बददिल है। उसके साथ माजी में जो कुछ हुआ था वो कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। उसके साथ बहुत ज्यादतियां हुई थी। उसके पति को जिंदा जला दिया गया था और उसकी दादरसी की बजाय पुलिस ने उसी को अपने शौहर के कत्ल के इल्जाम में फंसाने की कोशिश की थी। वो इंसाफ के लिए भागी फिरी थी, लेकिन उसे कहीं इंसाफ नहीं मिला और वो दर्द की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई थी। शशावरी का ताल्लुक मध्य प्रदेश के एक मुतवस्सित दर्जे के बाइज्जत घराने से था। काम की तलाश में शिमला पहुंच गई थी। मैं सोच रहा था कि अगर उसे असल बात बता दी जाए तो शायद वो पूरी तरह हमारा साथ देने पर आमादा हो जाए, लेकिन एक खदशा ये भी था कि हमारी असलियत से आगाह होने के बाद वो हमें पुलिस के हवाले न कर दे। फौरी तौर पर हमारा इस शहर से निकलने का इरादा नहीं था। मेरे ख्याल में कम से कम हफ्ता 10 दिन तो हमारी तलाश का हंगामा जारी रहेगा और जाहिर है कि इस दौरान हम बाहर नहीं निकल सकते थे। लेकिन मैंने फैसला किया कि किसी वक्त शशावरी को एतमाद में लेकर उसे असल बात बता दी जाए। आखिरकार शशावरी ने पूछ ही लिया, ये सूटकेस कैसा है? मैंने कहा, बात दरअसल ये है कि आगरे वाले जिस दोस्त से हमारी मुलाकात हुई थी उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। बहुत से लोग जो किसी होटल में कमरा नहीं ले सकते, रेलवे स्टेशन के आसपास चारपाई होटलों में 2 रुपए देकर रात भर के लिए चारपाई हासिल कर लेते हैं, लेकिन सामान रखने की जगह नहीं होती। मेरा वो जानने वाला भी ऐसा ही गरीब आदमी है। उसने अपना ये सूटकेस हमारे हवाले कर दिया। 1-2 दिन के बाद जब वो वापस जाएगा तो सूटकेस ले जाएगा। शशावरी ने मजीद कुछ नहीं पूछा। रत्ना ने उसे बातों में उलझा लिया। मैं भी खामोश बैठा चाय की चुस्कियां लेता रहा। 2:30 बज गए। शशावरी बार बार जमाइयां लेने लगी और आखिरकार वो उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं भी उठकर बाहर आ गया। शशावरी ने अपने कमरे में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया। मैं कुछ देर बरामदे में खड़ा रहा और फिर कमरे में आकर दरवाजा बंद कर दिया। 10-15 मिनट तक मैं और रत्ना सरगोशियों में बातें करते रहे। फिर रत्ना ने सूटकेस अपने सामने रख लिया और उसे खोलने की कोशिश करने लगी। सूटकेस लॉक था और जाहिर है चाबी हमारे पास नहीं थी। मैंने इधर उधर देखा। कमरे के कोने में जहाँ यशोधर की साइकिल खड़ी थी वहाँ साइकिल का एक टूटा हुआ पहिया भी पड़ा था। मैंने उस पहिए में से एक तार निकाल लिया और सूटकेस का ताला खोलने की कोशिश करने लगा। चंद सेकंड के बाद ही दोनों ताले खुल गए और फिर जैसे ही मैंने ढकना उठाया, रत्ना की आंखें चमक उठी। मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। हमारी मेहनत रायगा नहीं गई थी। सूटकेस में ऊपर रत्ना के कपड़े थे। रत्ना बेसब्री से कपड़े उठा उठा कर एक तरफ रखने लगी। उसका चेहरा दमक रहा था। करेंसी नोटों की गड्डियां
जेवरात और वो तमाम चीजें मौजूद थीं जो उसमें रखी हुई थी। मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी न हुई कि बेला ने ये सूटकेस खोलकर नहीं देखा। उसे जूं का तूं रख दिया गया था और मेरा ख्याल है कि अगर बेला उसे खोलकर देख भी लेती तो उसमें से कोई चीज न निकलती। रत्ना ने कहा, भगवान का शुक्र है, सब कुछ मौजूद है, कुछ भी गायब नहीं। मैंने कहा, ये मसला भी हल हो गया, अब क्या प्रोग्राम है? रत्ना बोली, बेला पागल हो रही होगी, वो हमारी तलाश में जमीन आसमान एक कर देगी। कई रोज तक तो हम घर से निकल नहीं सकेंगे। मेरा ख्याल है चंद रोज हमें यहीं दुबके रहना पड़ेगा। हंगामा जरा कम हो तो यहाँ से निकलने का प्रोग्राम बनाए। लेकिन मैंने पूछा, लेकिन क्या? वो बोली, क्या ये सूटकेस यहाँ महफूज रहेगा? मैंने कहा, सूटकेस को कोई खतरा नहीं है, हम दोनों तो 24 घंटे यहाँ मौजूद होंगे, दोनों न सही एक न एक तो रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल में शशावरी को एतमाद में लेकर उसे असल बात बता देनी चाहिए। रत्ना ने कहा, रिस्क क्यों ले रहे हो? हमारा काम हो गया है, हमें चंद रोज यहाँ रहना है। इसमें शुबा नहीं कि शशावरी अब तक काबिल एतमाद साबित हुई है, लेकिन वो भी शायद कन्याकुमारी के हवाले से यही समझ रही है कि हम उसकी कजन का बदला लेने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। अगर उसे असल बात बता दी जाए तो शायद उसका रवैया कुछ मुख्तलिफ हो, इसलिए मेरे ख्याल में खामोश ही रहो। मैंने कहा, हमारी असलियत का पता तो उससे चल जाएगा। आज बेला के बंगले में जो कुछ भी हुआ वो कल के अखबारात में छप जाएगा। बेला हमारी पूरी कहानी अखबारात में छपवाएगी और अपनी मुलाजिमा के कत्ल का इल्जाम भी हमारे खाते में डाल देगी। शशावरी को अखबार के जरिए हमारे बारे में पता चलेगा तो बात मुख्तलिफ होगी। हो सकता है वो हमसे बदजन हो जाए और हमारे खिलाफ कोई कदम उठा बैठे। इसलिए क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि उसे एतमाद में लेकर बता दिया जाए? रत्ना ने कहा, तो फिर सुबह देखा जाएगा। अब तो वो सो गई होगी और मुझे भी अब नींद आ रही है। मैंने कहा, नींद तो मुझे भी आ रही है। मैंने सूटकेस बंद करके चारपाई के नीचे रख दिया। मैंने एक बार फिर उठकर दरवाजे का कुंडा चेक किया। ये 2 पार्ट का दरवाजा था जिसके अंदर की तरफ जंजीर वाला कुंडा लगा हुआ था, लेकिन जंजीर ढीली थी। दरवाजे के पट्टों में खला रह जाता था और अंदर हाथ डालकर कुंडा आसानी से खोला जा सकता था। अलबत्ता कुंडे में एक मुड़ा हुआ सरिया फंसा दिया जाता था। हिफाजती नुक्ते नजर से ये निजाम भी इस तरह बेकार होकर रह जाता था कि बाहर से एक मामूली सी टक्कर से दरवाजा टूटकर अंदर गिर सकता था। लेकिन हमें फिलहाल किसी के हमले का खदशा नहीं था। उसके अलावा कमरे की पिछली दीवार में कदरे ऊपर चंद ईंटें निकली हुई थी। उस सुराख से कोई आदमी अंदर तो दाखिल नहीं हो सकता था, मगर ईंटें उखाड़ कर सुराख को बड़ी आसानी से कुशादा किया जा सकता था। ये चीजें मैंने पहले भी नोट की थी, लेकिन उस वक्त इतनी संजीदगी से नहीं सोचा था। और अब चूंकि हमारे कमरे में वो सूटकेस मौजूद था जिसमें कई लाख की नकदी और लाखों रुपए मालियत के सोने के जेवरात भरे हुए थे, इसलिए मुझे बड़ी शिद्दत से अदम तहफ्फुज का ख्याल आ रहा था। रत्ना के जहन में भी शायद कोई ऐसी ही बात थी, इसलिए वो भी नींद में बार बार बेचैनी से करवटें बदल रही थी। मैं भी नींद में कुछ बेचैन ही रहा। यशोधर काका सुबह 6 बजे उठकर पार्क में चला जाया करता था। उस वक्त लातादाद लोग जॉगिंग और हवाखोरी के लिए पार्क में आते थे। बाज लोग दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर पौधों को भी नुकसान पहुंचाया करते थे और बाज लोग फूल तोड़कर गुलदस्ते बनाने के चक्कर में रहते थे। और ये यशोधर काका की ड्यूटी थी कि पार्क में आने जाने वालों को ऐसी हरकतों से बाज रखे। वो 7 बजे तक वापस आ जाता। उस वक्त तक दूसरे माली आ जाते। यशोधर काका नाश्ता करके 7:30 बजे फिर पार्क चला जाता। आहट सुनकर मेरी आंख खुल गई। कमरे में केरोसिन लैंप जल रहा था। मैंने पहले इधर उधर देखा, फिर उठकर दरवाजे की खला से बाहर झांका। यशोधर काका बाहर जा रहा था। मैं दोबारा चारपाई पर लेट गया। उस वक्त 6 बज रहे थे और मैं जानता था कि 7 बजे के करीब शशावरी भी उठ जाएगी और इस कमरे में आकर नाश्ता तैयार करेगी। मैं 1 घंटे तक ऊँघता रहा और फिर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनकर मैंने दरवाजा खोल दिया। वो शशावरी थी। उसने हस्बे मामूल दोनों हाथों से नमस्कार किया और अंदर आ गई। मैंने दरवाजा खुला ही रहने दिया और चारपाई पर लेट गया। शशावरी ने स्टव जलाया और चाय तैयार करने लगी। रत्ना उस वक्त गहरी नींद सो रही थी। रात भर की बेचैनी के बाद नींद ने उसे दबोच लिया था। मैं चारपाई पर करवट के बल लेटा शशावरी की तरफ देखता रहा। चाय बनाकर उसने 3 मग्गों में उंडेली और 1 मग उठाकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। वो चारपाई से कुछ दूर चौकी पर बैठी। मैंने उसके हाथ से मग ले लिया। शशावरी ने रत्ना को भी जगा दिया। रत्ना ने चारपाई पर ही बैठे बैठे कुल्ली की और चाय की चुस्कियां लेने लगी। शशावरी चौकी पर चाय पीती रही। चाय पीने के बाद मैं बाहर आ गया। सुबह की ताजा हवा बड़ी भली लग रही थी। ये बहुत खूबसूरत और शानदार पार्क था। मेरा भी दिल चाहता था कि सुबह सवेरे हवाखोरी के लिए पार्क में निकला करूं, मगर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था। थोड़ी देर बाद रत्ना भी कमरे से बाहर आ गई। वो कुछ देर पास खड़ी रही और फिर क्वार्टर के पिछली तरफ चली गई जहां टॉयलेट था। उसके 2-3 मिनट के बाद शशावरी भी आ गई। उसने इधर उधर देखा और कुछ कहे बगैर पर्दा उठाकर अंदर चली गई। उसकी वापसी तकरीबन 5 मिनट के बाद हुई। उसके हाथ में गुलाब की कली थी। उसने कुछ कहे बगैर मेरी तरफ बढ़ा दी। रत्ना ने ये हरकत देख ली।
उसके होंठों पर बहुत खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। शशावरी की पुश्त उस तरफ थी, इसलिए वो रत्ना के होंठों की मुस्कुराहट न देख सकी। शशावरी बोली, मैं नाश्ता बना लाऊं? यशोधर काका आने ही वाला होगा। रत्ना ने मेरे करीब आकर सरगोशी में कहा, क्या बात है, बड़े प्यार से फूल पेश किए जा रहे हैं। मैंने कहा, मैंने यहाँ बाड़ में वो कली देखी थी और मैंने ही शशावरी से कहा था कि वो मुझे ला दे। रत्ना बोली, तुम्हारी नजर कलियों पर पड़ ही जाती है। कोई और मौका होता तो तुम्हारा मुंह नोच लेती और उसके हाथ तोड़ देती। खैर, रात को मैं देर तक इस मामले पर सोचती रही हूँ। अगर शशावरी को हमारी असलियत का पता चल गया तो मुमकिन है वो हत्थे से उखड़ जाए, इसलिए बेहतर यही है कि उसे एतमाद में ले लिया जाए। मैं नहीं जानती कि तुम दोनों में ये चक्कर कब से चल रहा है, लेकिन अगर वो खुद ही जाल की तरफ आ रही है तो उसे फांस लो। इस तरह शायद उसकी जबान बंद हो जाए।